कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। इसमें आज हम लोग संविधान में कितने पार्ट्स हैं और कौन कौन से पार्ट हैं हम वो देखेंगे। तो जो सबसे बेसिक है उसको पहले हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स हैं, टोटल ओरिजिनली जो थे वो 22 पार्ट थे। अमेंडमेंट करके उसमें 3 और बढ़ाए गए तो टोटल 25 पार्ट हो गए। अगर आर्टिकल्स की बात करते हैं तो ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे। और शेड्यूल की बात अगर हम करते हैं तो शेड्यूल ओरिजिनली जो थे वो 8 थे, अमेंडमेंट करके उनको 12 कर दिया गया। तो पार्ट हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो जो पहला पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो है यूनियन एंड इट्स ए टेरिटरी, मतलब भारत और उसके जो राज्यों का संघ है उसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। आर्टिकल 1 से 4 के बीच में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि नए राज्यों के गठन के बारे में है, उनकी क्षेत्रफल को निर्धारित करना या उनका नाम बदलना, ये सब सारी चीजें हैं ये पहले पार्ट में लिखी गई हैं। तो अगर किसी नए राज्य का गठन करना है या कुछ भी करना है उसमें तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। दूसरा जो पार्ट है ये है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में जो आर्टिकल्स है ये है 5 से 11। इसमें ये पूरा डिटेल है कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है भारत की, और जो लोग पहले से हैं उनकी नागरिकता के बारे में लिखी गई है। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनके बारे में भी है। तो ये पूरी जो है सिटीजनशिप पर है। और अपने भारत की जो नागरिकता है वो है एकल नागरिकता। अपने यहाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं चलता है, मतलब दोहरी नागरिकता नहीं चलती है जैसे कनाडा की चलती है। वहाँ के लोगों के साथ क्या है कि अगर वो कनाडा के सिटीजन हैं और दूसरे भी देश के सिटीजन हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है, हम लोग के पास सिंगल सिटीजनशिप होता है। अगर अपने यहाँ की अगर हम लोग नागरिक हैं, मान लीजिए हम ही नागरिक हैं और हम चाहें दूसरे देश की नागरिकता लेना, तो जब हम वहाँ की नागरिकता लेंगे तो हमें अपने देश यहाँ की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए अपनी कंट्री किसी को डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करती है। तीसरा जो भाग है ये है फंडामेंटल राइट। इसमें लोगों के मौलिक अधिकारों की बात की गई है जो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में दिया हुआ है। जैसे कि समानता का अधिकार हो गया, एक तरह से कह सकते हैं राइट ऑफ फ्रीडम हो गई, मतलब आजादी का अधिकार है ना। दूसरा है कि धार्मिक स्वतंत्रता भी है और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का भी है इसमें एक राइट। तो इसमें जो है टोटल 4 राइट हैं, मतलब मौलिक अधिकार हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। तो लोगों की एक तरह से कह सकते हैं कि घूमने फिरने की जो पूरी स्वतंत्रता है, कहीं भी जा करके देश में सेटल हो जाए या अपने धार्मिक क्रियाकलापों के अनुसार वो अपने जीवन शैली को जी सकते हैं। ये सारी जो चीजें हैं लोगों के जो अधिकार से जुड़े हुए हैं वो ये पार्ट मतलब भाग 3 में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। वो जो आर्टिकल्स हैं ये 12 से 35 में हैं। इसी भाग 3 में रीट्स भी दिए हुए हैं।
जो 5 रीड्स हैं, अगर वायलेशन होता है, किसी का भी अगर मौलिक अधिकारों का वायलेशन होता है, उनको नहीं मिलता है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए। तो जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी जो आप प्रोटेक्टर कह सकते हैं कि मतलब जो गार्जियन है वो सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई भी मैटर फंडामेंटल राइट से उठता है तो सुप्रीम कोर्ट देखती है। चौथा जो पार्ट है ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में लिखा हुआ है। तो जो स्टेट का जो काम है उसके बारे में पूरा डिटेल दी गई है इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। अब एक जो नया भाग जोड़ा गया था वो है 4A, जिसे फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। जिसे हिंदी में मौलिक कर्तव्य कहते हैं। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो टोटल मेंशन है वो 10 हैं। मतलब एक तरह से नागरिकों का जो कर्तव्य है क्या करना चाहिए उनको देश के लिए, वो इसमें पूरा मेंशन है। पांचवा जो भाग है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में क्या है कि जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट हो गई है ना, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, उनको हटाने का पूरा विवरण, वाइस प्रेसिडेंट को चूज करने का, उनको हटाने का, और जो कैबिनेट है पूरा उसकी पूरी डिटेल। तो ये सारी जो चीजें हैं ये यूनियन गवर्नमेंट में दी हुई है। ये आर्टिकल्स 52 से लेकर के 151 के बीच में है। सेम इसी तरह भाग 6 में राज्य सरकारों के बारे में लिखा हुआ है। जैसे उसमें टॉप पर गवर्नर को रखते हैं, बाकी उनकी और जो पूरे विधायक सिस्टम होता है ना, स्टेट लेजिस्लेचर का, तो वो सारी डिटेल है। तो ये भाग 6 में दिया हुआ है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये भाग देख रहे हैं कि कौन कौन से भाग हैं। ये जो 8वां भाग है ये है यूनियन टेरिटरी। मतलब जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में होती है, या तो वहाँ पर गवर्नर्स डायरेक्ट वर्क करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका डायरेक्ट जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, जो उनकी जगह पर कोई एक प्रशासनिक अधिकारी या गवर्नर्स जो होते हैं काम करते हैं वहाँ पर, इसको चलाते हैं। और यहाँ पर जो कानून बनाने का जो जिम्मेदारी होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है। तो केंद्र शासित प्रदेश की जो कानून व्यवस्थाएं हैं वो पार्लियामेंट से डिसाइड होती है। वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं इसको रन कराते हैं केंद्र शासित प्रदेश को। और अभी ये जो 9वां भाग है ये है पंचायत से रिलेटेड है, पंचायती राज। ये महात्मा गांधी चाहते थे कि जो देश में अपना आज़ादी के बाद उसमें कम से कम पंचायत जो राज है वो जोड़ दिया जाए लोकल लोगों के एक तरह से डेवलपमेंट के लिए ना। तो इसको जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। इसमें जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं 243 से लेकर 243 ओ, ये जीरो नहीं है, ये वाला जो गोला दिख रहा है। अब हम देखते हैं भाग 9A, जिसमें म्युनिसिपैलिटी के बारे में दिया गया है। ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। जो आर्टिकल इसमें दिए गए हैं ये है 243
ई से लेकर 243 जेड जी तक जो आर्टिकल्स हैं ये म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। 10वां जो भाग है ये है शेड्यूल और शेड्यूल ट्राइब एरिया से जुड़ा हुआ है। तो ये जो आर्टिकल दे रखा है 244 से लेकर 244 ए तक जो आर्टिकल है ये भाग 10 से जुड़े हुए हैं। अब हम अगला जो भाग है उसको देखते हैं। जो 11वां भाग है ये है केंद्र और जो राज्य हैं उनके बीच के रिलेशन के बारे में पूरा लिखा हुआ है। तो जो अनुच्छेद लिखे हुए हैं 245 से लेकर 263 उसके बीच में इनके रिलेशन के बारे में पूरा लिखा हुआ है। सेंटर और स्टेट फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है एक्चुअली ये 12वां भाग। जो इसमें आर्टिकल दे रखा है 264 से 300 ए तक है। जो आर्टिकल 300 ए है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो इम्पोर्टेंट है, काफी पेपर में पूछ लेता है कभी। 13वें भाग में हम देखते हैं ये 13वां भाग जो है यह पूरे व्यापार से रिलेटेड है। तो इसका जो पूरा कंट्रोल कह सकते हैं ये पार्लियामेंट के पास होता है। तो इसमें जो आर्टिकल है 301 से लेकर के 307 तक के बीच में ये पूरा ट्रेड, कॉमर्स और इंटर कोर्सेस के बारे में पूरा मैटर। तो ये जो है पार्लियामेंट इस पर कानून बनाती है। अब आता है 14वां भाग जिसमें सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट। अब इसमें क्या है कि जो आर्टिकल है 308 से लेकर 323 के बीच में लिखा हुआ है। और जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ये सभी क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। तो इनके बारे में जो पूरा डिटेल है इस भाग 14 में लिखा हुआ है। और इसमें जो जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके जो चेयरमैन हैं अगर उनको अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं उनको। अगर राज्य में बात करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तो उसमें जो करेंगे वो गवर्नर करेंगे। अब यह 14 ये है ये ट्राइब्यूनल जिसे अधिकरण कहते हैं। अब इसमें प्रशासनिक अधिकरण की बात है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि विवादों से रिलेटेड जो मैटर है उनको सुलझाने के पूरा बारे में एक विवरण लिखा हुआ है। तो ये है 14 ए ट्राइब्यूनल जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। जो आर्टिकल इसमें दे रखे हैं 323 से लेकर के 323 बी तक, ये जो आर्टिकल 323 से 323 बी के बीच में है वो भाग 14 ए ट्राइब्यूनल से जुड़े हुए हैं। अब जो 42वां संविधान संशोधन है ये बहुत सीधी ईयर पूछ लेता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ये है 1976। अगले भाग की हम बात करते हैं तो यह है अगला भाग इसका 15वां जिसमें क्या है कि इलेक्शन कमीशन की पूरी बात की गई है। जो आर्टिकल है 324 से लेकर 329 के बीच में पूरा जो डिटेल है इलेक्शन का और इलेक्शन कमीशन का पूरा, तो ये भाग 15 में लिखा हुआ है। 16वें भाग में क्या है कि जो एक इस कह सकते हो कि एक स्पेशल जो प्रोविजन है या प्रावधान कह सकते हैं, जैसे कि SC ST OBC और एंग्लो इंडियंस हैं, तो उनके बारे में पूरा जो डिटेल है ये 330 से लेकर 342 जो आर्टिकल्स हैं उसमें लिखा हुआ है। तो ये जो भाग है 16वें भाग में है इनका स्पेशल प्रोविजन।
और 17वें भाग में है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है 342 से लेकर 351। 18वें भाग में पूरा इमरजेंसी का प्रोविजन है दिया हुआ है, जैसे कि 352 से लेकर 360। इस पे इमरजेंसी प्रोविजन में क्या है, एक तो नेशनल इमरजेंसी है, दूसरा स्टेट इमरजेंसी, तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक के जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अब तक कभी भी देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई नहीं गई है। 1951 के 91 के टाइम पर एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि लगता था लग जाएगी, लेकिन लगा नहीं था, तो इसीलिए अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में कभी नहीं लगी है। और 19वें भाग में है मिसलेनियस। इसका जो 20वां भाग है ये है अमेंडमेंट। तो जितने भी संविधान में संशोधन किए जाते हैं वो 368 के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये जो आर्टिकल है 368 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछता है कि संविधान में संशोधन कौन से आर्टिकल्स के द्वारा किया जाता है, तो वो आर्टिकल जो है 368 है। अब हम बात करते हैं 21वें भाग की। जब हम 21वें भाग में देखते हैं तो इसमें क्या है, टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। जैसे जो नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट हैं उनके पास भी 371 का स्पेशल स्टेटस है। तो ये जो इस राज्यों के पास जो स्पेशल स्टेटस की जो बातें हैं उनकी पूरी जो डिटेल है ये भाग 21 में लिखी हुई है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और जो आखिरी भाग है ये 22वां, जिसमें 60 टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेट टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील, ये जो है 393 395 के बीच में है। तो इसमें क्या है कि अभी हम लोगों ने देखा कि पूरे 22 भाग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और उनके आर्टिकल्स को भी देखा है। तो अभी वर्तमान में क्या है कि पूरे 25 भाग हैं। जैसे आप जैसे गिनते हैं कि ये 4 तो हो गए, अभी जो पार्ट जोड़ा गया है ये कौन सा हो गया, ये 5वां भाग हो गया। ठीक है, अभी तक जैसे काउंट करेंगे कंटिन्यूसली तो हम देखेंगे ये टोटल 25 होंगे। जैसे एक तो 4 ए जोड़ा गया है, दूसरा जोड़ा गया है ये वाला 9 ए, वे 2 हो गए। और ये जो है इधर 14 ये वाला, एक 14 ये हो गया। अब ये जो 3 जो भाग जोड़े गए हैं तो इनको मिलाकर के पूरे 25 भाग हो जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आज हम लोगों ने सिर्फ ये भाग को देखा है, उनके आर्टिकल्स को देखे हैं, ये कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन कौन किस भाग में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, मतलब एक तरह से आर्टिकल्स की रेंज देखी है। अब हम उन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे एक एक करके। तो अगले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड और फिर स्टार्ट करेंगे इनको एक एक करके पूरी डिटेल देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।